चलिए, अब है हमारे पास डेट टू टोटल असेट रेशियो। याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ध्यान कहाँ पे दोगे आप? टू पर दोगे। तो टू मतलब ये जो लाइन है यही क्या है? टू है। ऊपर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा भैया? टोटल असेट्स आ जाएंगे। सिंपल। डेट टू टोटल असेट्स रेशियो को याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले टू की लाइन खींच लो। ऊपर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? टोटल असेट्स आ जाएंगे। ठीक है सर। दिस रेशियो इज अ वेरिएशन ऑफ द टोटल डेट इक्विटी रेशियो एंड गिव द सेम इंडिकेशन एज द डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमने इससे पहले पढ़ा था। इन दिस रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द टोटल असेट्स। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेट को बता रहे हैं। रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं? टोटल असेट्स के साथ बता रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई मुझे बोले भैया इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने वही बताया, डेट टू टोटल असेट का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन टोटल असेट। कोई दिक्कत? अच्छा, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक आप हमेशा क्या समझोगे? डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट ही होता है। कुछ अगर ना बोला जाए तो आप डेट को हमेशा क्या समझोगे? टोटल और लॉन्ग टर्म डेट ही आप समझोगे। टोटल असेट्स तो आपको पता ही है क्या है। अच्छा, दिस रेशियो इज़ प्योरली एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो। या तो किस में आने वाला है? 1:1 पर आ जाएगा या फिर 2:1 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1:1 है तो भी ठीक है, 2:1 है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेट में हमने लास्ट क्लास में समझा था कि भैया डेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। ठीक है, और प्लस हमने लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी लास्ट क्लास में समझा था। अब टोटल असेट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो नॉन करंट असेट्स आ जाएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी आ जाएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, इंटेंजिबल असेट्स आ जाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा? करंट असेट्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल असेट्स बोला गया है तो ये इसमें भैया सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, एक नोट क्या बोला गया है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो लूज टूल्स है और स्टोर एंड स्पेयर्स है विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। आपको ध्यान आएगा जो ये वाली लाइन हमने पिछले वाले चैप्टर पर भी पढ़ी थी, याद आ रहा? इन्वेंट्री से हम लोग क्या करते थे? लूज टूल्स और स्टोर्स स्पेयर्स को हटा के चलते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? वाइल कैलकुलेटिंग टोटल असेट्स। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया भैया? डेट्स में क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, मॉर्गेज लोन आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके भैया? डेट के। डिबेंचर्स आपको समझ में आ रहा है, बॉन्ड्स आपको समझ में आ रहा है, मॉर्गेज लोन आपको समझ में आ रहा है, बैंक लोन आपको समझ में आ रहा है, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको समझ में आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस में अगर मैं बात करूँ तो लिखते हैं कि दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड टोटल असेट्स। ये तो आपको समझ में आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो रेशियो है क्या नाम है इसका? इस रेशियो का नाम है डेट टू टोटल असेट रेशियो। तो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है? तो आप बोलोगे भैया लॉन्ग टर्म डेट्स के और टोटल असेट्स के बीच में क्या बता रहा है? ये रिलेशनशिप हमारी बता रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द लॉन्ग टर्म डेट्स आर कवर्ड बाय द असेट्स विच इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ अ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है। A lower debt to the total assets ratio implies the use of a lower debt in a financing the assets, which means a larger safety margins for the lenders. On the other hand, higher financial ratio represent a risky financial position as it implies the use of a higher debt in a financing the assets of the business. Example से समझाता हूँ, देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है? डेट टू टोटल असेट रेशियो निकालना है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई। तो मेरे काम की चीज़ क्या क्या है? क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे काम का है? बिल्कुल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरे काम का है? हाँ जी। करंट असेट्स मेरे काम का है? बिल्कुल। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था? टोटल डेट दिया हुआ। अगर मैं इस टोटल डेट में से ट्रेड पेबल्स को माइनस कर लूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लूँ, बैंक ओडी को माइनस कर लूँ। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल शब्द में ध्यान दो। मुझे टोटल डेट नहीं चाहिए फॉर्मूले में, मुझे खाली डेट चाहिए। टोटल में तो करंट और नॉन करंट दोनों आ जाएंगे, इसलिए मैं इन तीनों को माइनस करने की बात क्या क्या कह रहा हूँ। अगर मैं टोटल में से ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओडी को माइनस कर दूंगा तो मुझे डेट मिल जाएगा। उसके बाद मैं फॉर्मूले में इसको पुट कर लूँगा। तो डेट में क्या आ रहा है? दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट आ रहा। लॉन्ग टर्म डेट में क्या करा इन्होंने? टोटल डेट में से ट्रेड पेबल्स को माइनस किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, बैंक ओडी को माइनस किया। तो कितना आ गया भैया? 16 लाख रुपए आ गया।
कितना आ गया आपके पास 16 लाख। और टोटल असेट्स में सब आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स आ जाएंगे। कितना आ रहा है ये 25,60,000 आ रहा है। अब ध्यान से समझो, एक बार अपने लॉन्ग टर्म डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि भैया इन्होंने हमारी कंपनी में कितने रुपए लगा रखे, 16 लाख रुपए लगा रखे, लेकिन इनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि भैया हमारे पास अभी संपत्ति असेट 16 लाख से क्या है, ज़्यादा है। ये आया समझ में? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 0.625:1। आई बात समझ में? अब मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, ये पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं कि दिस रेशियो expresses the relationship between the long-term debt and total assets. It means the extent to which the long-term debts are covered by the total assets. आया समझ में? Which indicates the margin of a safety are available to the providers of the long-term debt. A lower debt to asset ratio implies the use of a lower debt in financing the assets, which means a larger safety margin for lenders. ये लो, जो मैं यहाँ पर ब्लू का कर रहा हूँ, ये इस ब्लू वाले को 2-3 बार पढ़ना और समझना। सबसे पहले आप दिमाग में इसको लेकर आओ। ये देखो, ये क्या आया था 0.625:1। ये समझ पा रहे हो? आपके पास लॉन्ग टर्म डेट तो कम थे, लॉन्ग टर्म डेट तो कम था, 16 लाख रुपए का असेट्स आपके पास ज़्यादा थे। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ना। अ लोअर डेट टू टोटल असेट रेशियो क्या बताता है हमको? इम्प्लाइज द यूज ऑफ अ लोअर डेट इन फाइनेंसिंग द असेट्स, विच मीन्स अ लार्जर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। आपको बोले भैया डेट टू टोटल असेट रेशियो निकालो। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे रखी है। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 14 लाख रुपए का, टोटल डेट दिया हुआ है 16 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटीज़ मुझको दी हुई 4 लाख रुपए की। तो अगर मैं इस टोटल डेट में से ये इस करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूँ, ऐसे 16 में से मैंने 4 माइनस किया तो मुझे यहाँ पर 12 लाख रुपए के डेट मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, 11वीं में मैंने ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी रखी कि क्या कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। मुझको क्या चाहिए? टोटल असेट ही तो चाहिए। तो अगर मैं ये शेयर होल्डर्स फंड के साथ में अगर टोटल असेट जोड़ दूँ तो मुझे 30 लाख के क्या मिल जाएंगे? असेट मिल जाएंगे। नहीं आया समझ में? क्लियर? फॉर्मूले में रख देता हूँ, टोटल असेट टू डेट रेशियो। डेट ये तो आप समझ ही गए। अगर मैंने टोटल में से करंट को माइनस कर लिया, आपको 12 लाख समझ में आ जाएगा। और शेयर्स होल्डर्स फंड में मैं अगर टोटल डेट को जोड़ दूँ, कहाँ पे जाना है आपको? 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर पर जाओगे तो वहाँ से आपका बेस बनेगा। उसके बाद अब ये वाली चीज़ समझ जाओगे। उसमें भी ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ, ये शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 पार्ट कौन सा था? फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है? 0.4:1 आ रहा है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आप बोलोगे लॉन्ग टर्म डेट 12 लाख रुपए के हैं और 30 लाख के हैं, तो क्या आ रहा है? 0.4:1 आ रहा। आई बात समझ में? 0.4:1 आ रहा है। मैं वापस यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, ये पढ़ता हूँ मैं। आ लोअर डेट टू टोटल असेट रेशियो implies the use of a lower debt in financing the assets, which means the larger safety margin for lenders. इतना समझ में आया? सेम ये वाला लिंक भी कर पा रहे हो आप इस चीज़ को, 0.4:1 को। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 36 है। फिर हमको डेट टू टोटल असेट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये तो मेरे काम की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरे काम का है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न मेरे काम का है, ठीक है। ये पेबल्स फ़िलहाल मेरे काम का नहीं है। शेयर कैपिटल मेरे काम का नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे काम का नहीं है फ़िलहाल। जर्नल रिजर्व मेरे काम का नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट मेरे डायरेक्टली काम का नहीं। अब एक चीज़ समझो, ये दोनों तो आप समझ गए, डेट इससे मिल जाएगा। और अगर इन सबको मैंने जोड़ लिया तो ये सब किसके बराबर होते हैं? टोटल असेट के बराबर होते हैं। नहीं आया समझ में? तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 20 लाख रुपए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल असेट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भैया शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, बिल्कुल आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, बिल्कुल आता है। रिजर्व आता है, बिल्कुल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद आप टोटल डेट लिख दोगे। टोटल डेट में भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रेड पेबल्स भी दिया होता है, ये भी आ जाएगा। सबको ऐड वेड करके आप सॉल्व कर दोगे। क्या नॉन करंट? वही इसमें, किसमें? टोटल डेट में दो सब आएगा, नॉन करंट और करंट दोनों ही। नॉन करंट तो ये हो गया ना, ये दोनों। ये आपके पास क्या हो गया? ट्रेड पेबल्स। ये क्या हो गया? करंट हो गया। इन सबको जोड़ के तो टोटल डेट आएगा। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल।
समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो 0.49:1 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम वही 0.49:1। इसके बाद आप फिर से इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। अ लोअर डेट टू टोटल असेट रेशियो implies the use of a lower debt in financing the assets, which means a larger safety margin for lenders. क्लियर? अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 37 करते हैं। यहाँ पर भी क्या निकालना है हमको? डेट टू टोटल असेट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट असेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, शेयर्स होल्डर्स फंड है, टोटल डेट है और रिजर्व एंड सरप्लस है। अब सुनना ध्यान से इस चीज़ को। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? बोलो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपने मुझे बोला कि भैया मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ये तो पता है। अच्छा, क्वेश्चन में मुझको क्या दिया हुआ? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 650। जी सर। वर्किंग कैपिटल मुझको भैया यहाँ पर दिया हुआ 6,50,000 दिया हुआ है। करंट एसेट्स दिया हुआ कितने रुपए का है? 11 लाख रुपए का है। तो 11 लाख रुपए ये हो गया। जो चीज़ यहाँ माइनस की, क्या हुआ? कहाँ दिया हुआ? क्या? अरे सॉरी, क्या कहाँ दिया हुआ बताओ? करंट एसेट्स ये तो दिया हुआ 11 लाख रुपए का। देखो सबसे पहले ठीक है ठीक है ठीक है। करंट एसेट्स ये दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल ये दिया हुआ है ना। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं करंट लायबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ, निकल जाएगी है ना। ये यहाँ पे माइनस क्या, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा करंट लायबिलिटी, और यहाँ प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 4,50,000। 11 लाख में से मैं अगर 650 को माइनस करूँ तो देखो क्या आ रहा? 4,50,000 पक्का? या 3,50,000? 4 लाख। तो 4,50,000 मेरे पास क्या मिल गई मुझको? करंट लायबिलिटी मिल गई। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो मैंने क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ था 19,50,000 का दिया हुआ था। तो मैं अगर टोटल डेट में से ये करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो मैं नॉन करंट मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर ये टोटल डेट दिया हुआ था मुझे, अगर इस टोटल डेट में से मैं इस करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूँ तो मुझे नॉन करंट में मिल जाएगा। डेट ही तो चाहिए मुझे, एक काम तो मेरा वो बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं शेयर्स होल्डर्स फंड हो गया, टोटल डेट हो गया और ये रिजर्व एंड सरप्लस को मैं अगर जोड़ लूँ इन तीनों को, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? किसके बराबर हो जाएंगे? टोटल असेट्स के बराबर हो जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया समझ में? शेयर्स होल्डर्स फंड हो गया, टोटल डेट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएंगे? टोटल असेट्स के बराबर हो जाएंगे। सॉल्यूशन, डेट टू टोटल असेट्स फॉर्मूला तो तुमको पता ही है। करंट लायबिलिटी मेरे पास 450 की निकल गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको लॉन्ग टर्म डेट निकालना है तो आप टोटल में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो 15 लाख में आप पहुँच जाओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और टोटल असेट्स निकालना है तो भैया डेट में आप क्या क्या कर दोगे? शेयर्स होल्डर्स फंड आप जो जोड़ दोगे। अच्छा देखो मैंने गलती क्या करी, मैं इस 2.5 लाख को भी जोड़ रहा था। क्यों मैंने गलती क्यों हुई? क्योंकि मैं ये चीज़ भूल गया कि भैया शेयर्स होल्डर्स फंड में क्या आता है? रिजर्व भी शेयर्स होल्डर्स फंड का ही पार्ट होता है। रिजर्व भी किसका पार्ट होता है? शेयर्स होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। तो ये चीज़ें मुझे क्यों दी हुई है ये अलग से? ताकि मैं क्या करूँ? गलती कर सकूँ। नहीं आया समझ में? तो जिस बच्चे को ये वाली बात ढंग से नहीं पता होगी वो क्या करेगा? यहाँ पर गलती करेगा। भैया शेयर्स होल्डर्स फंड में ये ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड है। आया समझ में? तो ये आप समझ गए। 0.5:1 भी आप ये समझ जाओगे। ब्लफ करने के लिए दिया है। हाँ, आया समझ में? वर्किंग नोट में क्या लिखा हो देखो, रिजर्व एंड सरप्लस विल बी इग्नोर्ड सिंस इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर्स होल्डर्स फंड। तो इस चीज़ का मुझको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है सर? तो आपको यहाँ तक आज पूरा अपना काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम आपके साथ लेके चलेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। करो यहाँ तक।